वेलकम टू डबल ई मास्टर बायो सेवर्ट लॉ। ओके, सो ये जो लॉ है बेटा, ये बहुत ही बेसिक लॉ है। ये हमारे को क्या करेगा कि डिफरेंट टाइप के जो कैलकुलेशंस हैं उनके लिए हमें हमेशा क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये बहुत ही बेसिक लॉ है। इसमें हम हर प्रकार की जो ज्योमेट्री है, हर प्रकार का जो अपना करंट है या जो भी मीडियम है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसका डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है। मतलब यहाँ नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इसका डेरिवेशन करना ही नहीं है। कब तक? बैचलर लेवल तक भी हो अगर आप, तब तक आपको नहीं करना है। ये रिसर्च के इसमें अगर आप जा रहे हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बिकॉज कुछ लोगों को डाउट होगा, नहीं सर आपने बताया नहीं। तो क्या है बेटा कि जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है, वहां से इनका कुछ रिलेशनशिप है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है। इसके लिए मैं यहाँ ये सब नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ। जो रिजल्ट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस डायग्राम पर थोड़ा ध्यान दे दो आप। डायग्राम में मैंने क्या किया है, एक करंट वेक्टर लिया है, एक करंट छोटा सा मतलब पार्ट लिया है, उसको भी मैंने क्या, उसका नाम क्या दिया, एक्स वाई दिया है, ठीक है। अब क्या है कि उसका एक बहुत छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया है डीएल। ये देखो डीएल दिख रहा है, बस समझ में आ रही है क्या? तो इस डीएल से रिलेशन हमको देखना है कि कैसे काम करेगा। अच्छा, इस पूरे इसमें करंट कितना है, आई है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इतना समझ में आ गया। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर निकाल रहे हैं और उस पी पॉइंट का कुछ डिस्टेंस ले लिया है आर, ठीक है। और इस पी पॉइंट का इस छोटे से जो एलिमेंट है ना, उससे ये कैलकुलेशन क्या है, उससे जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, 2 मिनट बस रुको, अभी समझ में आ जाएगा। तो इस बायो सेवर्ट लॉ ये दो लोग ने मिलकर बनाया है, इसलिए इसका नाम ऐसा है, बायो सेवर्ट। दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। तो उसका कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन कैसी निकालेंगे, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे ये नहीं दे रहा है। तो बोल रहा है कि अगर इस छोटे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहां पर पी पर, किससे, इस आइडियल से, तो उसमें क्या क्या रिलेशनशिप है। उनका कहना है भैया जो डीबी है, यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का बहुत छोटा एलिमेंट जो है, वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। यानी सिंपल सी बात, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स। बहुत सिंपल बात है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा इनका ये कहना है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती जाएगी अगर लेंथ बढ़ती जाएगी, किसकी, एलिमेंट की। यानी करंट फ्लो हो रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है वो भी सही है। अब वो बोल रहा है कि अगर ज्यादा लेंथ में करंट फ्लो होता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। बात समझ आती है क्या? इसीलिए क्या करते हैं अपन, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं कॉइल्स में वो बड़े होते हैं जहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की जरूरत होती है। बात समझ में आती है क्या? इतनी बात समझ में आई? चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बोल ये वाला, अभी वो उसको रुक जाओ 2 मिनट, इसको देखो क्या बोल रहा है, डीबी इज प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के 1/r² के प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आता है क्या? मतलब जितनी दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। कितनी पावर से, पावर 2 से। इस रिलेशनशिप को, ये जो है 1/r², इस रिलेशनशिप को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। बात समझ में आती है? तो कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बायो सेवर्ट लॉ फॉलोज, है ना, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, ठीक है। बात समझ में? अच्छा, इसमें ये बताने की जरूरत नहीं कि डिस्टेंस अंडरस्टूड होता है मैक्सिमम टाइम्स, कभी कभी लिखा भी होता है। बात समझ में आया? अब उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। मतलब वो उसके साइन से बढ़ेगा। मतलब ये जो एंगल है वो क्या होगा, 0 से लेकर 90 के बीच में वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर ये साइन 0 हो गया, मतलब अगर ये वाला जो पॉइंट है P वो यहां आ गया, कहां, एक्स वाई के ऊपर आ गया मान लो, तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां होगी, अगर P इधर कहीं पर हो, मतलब परपेंडिकुलर में हो यहां कहीं पर, तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या मिलेगी, सबसे ज्यादा मिलेगी। ये इन सब चीजों का इनका कहना है। तो ये 4 इक्वेशन में हमने लिखा है, मैं इसको कंबाइन करके बताता हूं अभी कैसे। तो ये जो चारों रिजल्ट अपने आए ना, इसको अपन कंबाइन कर लेते हैं सबको, ठीक है। इन सबको कंबाइन करके लिखोगे तो क्या लिखा भैया, स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी IDL sin θ/r², ये प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में बदलना है, तो यहां पे मैंने के लिख लिया। के भाई कोई भी, मतलब क्या मान लिया अपन ने, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि मेजरमेंट काहे में हो रहा है। काहे में हो रहा है, ऐसे मतलब है कि भैया आप मीटर में ले रहे हो डिस्टेंस,
है ना, न्यूटन में ले रहे हो फोर्स, या फिर आप सेंटीमीटर में ले रहे हो डिस्टेंस और डाइन में ले रहे हो फोर्स, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, या फिर मीटर किलोग्राम सेकेंड वाला सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, उससे इसकी वैल्यू पर फर्क पड़ता है। प्रोपोर्शनैलिटी है ना, उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम के लिए इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है सीधी सीधी, मतलब सीजीएस के लिए कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 1 है, तो यहां 1 पुट कर दो भाई, बायो-सेवर्ट लॉ में dB इज इक्वल्स टू IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर। अब चूंकि ये सब कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा, गॉस में आएगी या ऑर्स्टेड में आएगी। ये कौन सी यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। बात समझ में आती है क्या, क्या बोल रहे हैं, बी जो होता है या डीबी जो होता है उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, इसी को कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं लोग, इसी को मैग्नेटिक फील्ड भी कह दिया जाता है। तो कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं आएगा, इंटरचेंजेबली ये टर्म्स यूज किया जाता है। बात समझ में आती है क्या, तो इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, एसआई यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर हम लोग इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो, के की जो वैल्यू है वो कहां आ रही है, एमकेएस सिस्टम में आ रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब ये म्यू नॉट क्या चीज है, म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिएबिलिटी मतलब परमिशन टू सेटअप मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वहां से अगर कोई मीडियम है, मान के चलो इस तरीके से मीडियम है, ऐसे 2 अलग अलग मीडियम है, ठीक है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट नहीं करता है अच्छे से, ठीक है, लेकिन ये मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, बहुत बढ़िया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। तो क्या होगा भैया, जो म्यू है उसके लिए क्या होगा, ज्यादा होगा म्यू आर, और इसका जो म्यू आर है वो कैसा होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। पर यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग कोई मीडियम नहीं ले रहे हैं, हम लोग एयर की बातें कर रहे हैं। तो एयर केस में क्या है कि उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, म्यू नॉट, क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, म्यू नॉट हो जाएगी, किसके लिए, फ्री स्पेस, या इसको एयर भी बोलते हैं। एयर और फ्री स्पेस में बहुत ज्यादा क्या है, एरर नहीं है, थोड़ा सा बहुत कम एरर होता है, इसलिए उसको सेम लिख लिया जाता है। तो इस वैल्यू को भैया क्या आया, के की वैल्यू यहां पर पुट कर म्यू नॉट अपन 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना है, 10 पावर माइनस 7, ठीक है। तो ये देखो एक डायमेंशन लेस नंबर निकल करके आया है इसके अंदर, समझ में आ रही है क्या। तो हमने पहले ही बोला था मीडियम पे डिपेंड करेगा, क्या मीडियम है और क्या मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है। उस हिसाब से ये क्या हो गया, 10 पावर माइनस 1 है, तो इसको यहां पुट कर देते हैं, dB इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपन 4 पाई। म्यू नॉट इसलिए लिखा, ये अलग कोई मीडियम अगर होगा तो वो भी मैं यूज करूंगा, और अगर मैं सिर्फ 10 पावर माइनस 7 लिखता हूं यहां पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए होगा। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला क्या कर रहा हूं, लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या आया, म्यू नॉट अपन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो बेटा देखो क्या है, इसको अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूं आपको, थोड़ा डिटेल अगर अपन देखें इसमें तो क्या क्या हो रहा है। अगर इस टर्म को देख लो ध्यान से थोड़ा सा, ये वाली जो है, ये डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है, ये लोग इसको अलग अलग पढ़ते हैं कि ये डिस्टेंस है, ये साइन थीटा है, ये डीएल है। एक्चुअली में क्या है बेटा, सपोज करो ये ऐसा, ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें से अगर आप एंगल की बात करो तो कुछ ऐसा एंगल बनेगा सिंपल सा, इसको थीटा बोल दोगे आप। लेकिन सपोज करो कि अगर ये कोण है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, है ना, कोण बनाते हैं अपन एक, तो कोण में इसमें क्या फर्क आता है ना, इसी प्रकार से रहेगा एंगल यहां पे ऐसा कुछ। ये यहां पर थोड़ा 3D दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना, तो यहां पर एंगल भी 3D बनेगा। तो ये जो 3D एंगल का जो वैल्यू है ना, वो इसके इसको लाता है कुछ, डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये देखो एंगल होता कितना है, आर्क अपॉन रेडियस, पसंद नहीं, तो ये भी वही लिखा है, आर्क अपॉन रेडियस, कि किसी पॉइंट पर कितना एंगल बनेगा वो उस पर पड़ने वाली आर्क, जो ये आर्क बनाएगा यहां पर ये, और अपॉन रेडियस। बस समझ में आई, ये वो लिखा हुआ है। तो सर ये ऐसा काहे को लिख रहे हैं, मतलब इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में तो लिख सकते हैं। अब बेटा देखो क्या है,
आपको इच्छा हुई कि मैं इसी फॉर्मूले को यूज करके स्ट्रेट लाइन का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। मतलब यही फॉर्मूला यूज करना है और आप स्ट्रेट लाइन का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो ये लाइन का भी निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आप किसी कॉइल का, है ना, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूले से आप किसी सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो। या अगर आपके पास में कोई रैंडम शेप है, मान के चलो ऐसा ऐसा कुछ है ना, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो भैया इसका तो कोई ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन होता नहीं है, इसका एरिया वगैरह तो निकल पाएगा नहीं, तो वो काम क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ दो, ठीक है। इस पोर्शन से यहां पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको कनेक्ट कर लो ये यहां से ऐसा, ठीक है। अब जो भी ये एंगल बनेगा 3D एंगल, ये इंटीग्रेट होके क्या करेगा, यहां से लेकर पूरा यहां तक जा करके पूरा कंप्लीट होके जो भी इसका मतलब वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाएगा। बस समझ में। इस कारण से फॉर्मूला जो है ऐसे लिखा जाता है, जिससे कि बहुत छोटे छोटे एलिमेंट को लेकर के भी आप क्या कर सको, कैलकुलेट कर सको। यानी आसान भाषा में क्या है भैया, आसान भाषा में ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला लिखने की कोशिश की गई है, ताकि एक ही फॉर्मूले से हर चीज का काम हो जाए, है ना। नहीं तो पता चला एयर के लिए निकाल रहे हो उसके लिए अलग फॉर्मूला, स्क्वायर के लिए निकाल रहे हो उसके लिए अलग फॉर्मूला, सर्कल के लिए निकाल रहे हो तो हर बार के फॉर्मूला देखोगे। तो ऐसा ना करते हो क्या करा है, उसको जनरल फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की गई है, इसलिए वो थोड़ा अजीब सा दिखता है। तो ये जो मैंने बताया भैया ज्योमेट्री, इसको ध्यान रखेंगे, डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर कुछ नहीं है, क्या है, 3D एंगल है। और 3D एंगल इसलिए कि दुनिया की कोई भी ज्योमेट्री हो मैं उसको कैलकुलेट कर लूं, अगर इंटीग्रेशन ढंग से आता है, लिमिट लगाते आती है, तो आंसर गलत नहीं आएगा। होशियार लोगों ने काम किया है ना, सुविधा के लिए। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, यहां पर जब हम कैलकुलेट करते हैं कौन सी यूनिट, कौन सा सिस्टम है, MKS सिस्टम है, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है, टेस्ला आ जाती है। और पिछली यूनिट क्या देखी थी, गॉस देखी थी, ठीक है। तो इनमें रिलेशनशिप होगा कुछ, इनमें रिलेशनशिप क्या निकल के आता है कि अगर 1/10,000 टेस्ला होगा तो वो 1 गॉस होगा, है ना। यानी 10 की पावर -4 टेस्ला, ये लिखा है यहां देखो, 10 की पावर -4 टेस्ला है तो वो 1 गॉस के बराबर होगा, या दूसरी भाषा में 10,000 टेस्ला बराबर, 10,000 गॉस बराबर 1 टेस्ला होगा। आई बात समझ में। ये चीज देखो, इसको थोड़ा सा और एक वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं अपन कि कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे dB, ये वेक्टर ही लिख रहा हूं मैं ना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कॉपी में लिख देते हो तुम लोग, एंगल ये चाहिए होता है वेक्टर का, इक्वल टू भैया ये तो मैग्नीट्यूड है μ0/4π, इसकी वैल्यू आई थी 10 पावर -7, ये ऊपर है। आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, अभी मैंने बताया आई तो करंट है, dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर क्या है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का छोटा रूप है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कि यहां यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर आप में से नहीं आता है तो 2 मिनट का समय दो मेरे को। ये देखो इधर एक छोटा सा, मैं बहुत सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं, ठीक है। उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके मैं आपको यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर लेना है तो भैया किसी चीज के बारे में बता रहे होगे, तो कोई पॉइंट मान लेते हैं, मतलब जहां जाना है वो तो पता होना चाहिए ना। अब सबका कैलकुलेशन कहां से होता है, ओरिजिन से, बिल्कुल सही जवाब। ओरिजिन से लेकर के यहां पर कोई डिस्टेंस होगा, ये हो गया, इसको आप बोल दो R1 बोल दो, ठीक है समझ में। चलो अब ये जो R1 है ये पोजीशन वेक्टर है, ऐसे लिखेंगे R1 को, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब एक बात बताओ, जैसे ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, अलग अलग मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो x एक्सिस की जगह जाने के लिए जो पोजीशन वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम क्या है, i कैप। y एक्सिस की में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम है j कैप। तो ये तो फिक्स एक्सिस है ना, तो ये जो R1 है ना ये x में है ना ये y में है, कुछ पोर्शन इसका x में आ सकता है, कुछ पोर्शन इसका y में आ सकता है। तो भैया इसके लिए तो पोजीशन वेक्टर हमको डिफाइन करना पड़ेगा ना अपने लिए, है ना। तो एक काम करते हैं, ये x लो, इसको x को थोड़ा सा क्या कर दो, घुमा दो, जो भी एंगल है ना ये थीटा, इतना इसको रोटेट कर दो, कितना कि R1 और x क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, एक ही लाइन में आ जाए, तब तो ये i कैप इसका पोजीशन वेक्टर होगा R1 का। पर ये बार बार तो कर नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, R1 का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, R1 कैप। कैसे होगा, R1 की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू रही होगी, ठीक है, अपॉन में R1 का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो 2 मिनट रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है ये चीज। क्या है,
R1 के भाई वैल्यू अगर निकालना है तो वैल्यू निकालने के लिए उसकी अपने को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी निकलेगी वो। तो कैसे निकलेगी कैलकुलेट? तो सबसे पहले एक काम करो, यहां से कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं ऐसा छोटा सा, इसको बोल दो आप A, इस डिस्टेंस को आप बोल दें B, तो है ना, पाइथागोरस तो आता होगा सब लोग को। चलो देखो इधर R1 इक्वल टू कितना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। क्या है ये? वैल्यू ऑफ R1, या आसान भाषा में क्या बने, यही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ R1। ठीक है, तो R1 कैप कैसा लिखाएगा? R1 वेक्टर, R1 वेक्टर मतलब A I कैप x के डायरेक्शन में कितना दूर, A जितना दूर, ठीक, प्लस B J कैप y डायरेक्शन में कितना दूर, B जितना। B मतलब यार तुमको नहीं समझ में आ रहा है, इसको ले लो 3, इसको ले लो 5, ये कर लो, ये समझ में आया? तो 3i प्लस 5j, ये आ गया समझ में, और इसका ये वैल्यू हो गया स्क्वायर में। तो R1 जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी वैल्यू होगी A I कैप प्लस B J कैप, ये हुआ अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये सिंपल तरीका है, किसी भी जगह में ऐसे ही यूनिट वेक्टर लिखा जाता है। आया समझ में? तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने यहां एक यूनिट वेक्टर लिखा था। तो अब भाई यूनिट वेक्टर में क्या होता है, ऊपर वेक्टर तो होता ही है, तो ऊपर का जो वेक्टर है वो मैंने यहां लिख दिया फिर, और जो नीचे का मैग्नीट्यूड है ये वाला, उसको मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी पावर 2 थी, वो पावर 3 हो गई। अब आया समझ में? ऐसे ये बढ़ गया है। तो इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, या फिर देखो R भी एक वेक्टर है और DL भी एक वेक्टर है, तो इनके बीच में क्या था, साइन थीटा। तो सुना है फॉर्मूला, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, याद आया? क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DL क्रॉस R। ये I नहीं है ना, ये इधर I ब्रैकेट में नहीं आना चाहिए, वैसे I स्केलर क्वांटिटी है, DL वेक्टर क्वांटिटी है, बात समझ में आया? लेंथ है वो, तो इसका जो क्रॉस है वो R के साथ ही होगा। आया समझ में सभी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, इस पहले एक छोटा सा डेफिनेशन है यार, वो क्लियर लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या बोल रहा है, व्हेन करंट फ्लो इन एनी कंडक्टिंग वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो पता क्या है भैया, हमको एक मालूम है कि जब हम वायर लेते हैं, वायर में से करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट फ्लो कराने से क्या होता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। इस जो भी ये घटना है इसको कहते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बात समझ में आती है क्या? अब देखो मेरी बात सुन ध्यान से, कि बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ लिया तुमने निकाल लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहां होगा, ये पता चल गया। लेकिन हमने को एक चीज नहीं पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड खुद ही वेक्टर है। वेक्टर में तुमने क्या निकाल लिया, अभी तुमने निकाल लिया डीबी का वैल्यू, कितना आया था, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई DL साइन थीटा बाय ये R स्क्वायर, और यहां पे क्या था 4 पाई। तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, ये है ना। लेकिन वेक्टर में दूसरी चीज क्या चाहिए, डायरेक्शन, वो कहां है, वो तो पता ही नहीं है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा रूल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। रूल का नाम क्या है भैया, राइट हैंड थंब रूल। तो ये रूल क्या बोलता है, रूल बहुत ही सिंपल बात करता है, ठीक है। ये देखो एक डायग्राम है, बहुत आसानी से 2 मिनट ध्यान से देखो, डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। रूल ये बोलता है कि देखो अगर आपके पास एक वायर है, वायर में से करंट अगर जा रही है किसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा। बट अगर आपको मालूम करना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए आप एक काम करें कि जिस डायरेक्शन में वायर में से करंट जा रहा है, आप वायर को ऐसा होल्ड करें कि जो आपका थंब है वो किस जगह होना चाहिए, जहां पर करंट जा रहा है, ठीक है। तो जो आपकी 4 फिंगर्स, जो भी फिंगर्स हैं वो जब क्लोज होंगी वो बताएंगे कि फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। अच्छा, इसको करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, जैसा नाम से ही पता है, राइट हैंड थंब रूल है ये, ठीक है। तो राइट हैंड से ये काम करना है, लेफ्ट से नहीं करना, गलत आंसर आएगा इसमें, बस समझ आया। राइट हैंड रूल से अगर आपको ये काम करना है तो क्या बताएगा वो, ये बताएगा कि इधर करंट है, मतलब ये वायर में करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमने डायग्राम दिया उस हिसाब से। और यहाँ क्लियरली क्या मेंशन किया मैंने, राइट हैंड मेंशन किया इसके अंदर, राइट हैंड ही होना चाहिए।
तो ये करंट का डायरेक्शन किसके कोइंसाइड होगा, ये थंब का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये सेम होना चाहिए। तब ये जो फिंगर क्लोज होने का डायरेक्शन है ये वाला, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेंगी, ऐसी किसी गोल गोल गोल, इसी को बोलते हैं कर्ल, ठीक है, या इसी को बोलते हैं रोटेशनल वेक्टर, ठीक है। जिनको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं भी आ रहा है काम चलेगा, जिसको पता है उसको बताया है मैंने, ठीक है। इसी को कर्ल या रोटेशनल वेक्टर कहा जाता है, घूमता हुआ है, ये देखो रोटेट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं रोटेशनल वेक्टर, घूमती हुई फील्ड होती है इसलिए इसको रोटेशनल बोलते हैं, बात समझ में है। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, आया समझ में। चलो जैसा ये बोला था वीडियो में, है ना, क्या क्या सीख लिया, बायो-सेवर्ट लॉ सीख लिया और राइट हैंड रूल सीख लिया, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये ईयर कौन सा है, ये ईयर वो है जिसमें ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, मतलब 2013 लिखा है तो 2013 के पेपर में आया था, ये लिखा है इसके अंदर। तो जो 2019 लिखा है तो 2019 में जो पेपर हुआ है उसमें आया था, ये इसका मीनिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, नहीं है पता है अपने को, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इसका नाम क्या है, एच है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी का नाम डी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका नाम क्या होता है, ई होता है, याद आ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसका नाम क्या है, बी। तो टेस्ला किसकी यूनिट निकाली अपन ने, बी की निकाली, बी का नाम क्या बताया था मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सही आंसर क्या हो गया, बी सही आंसर है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द बायो-सेवर्ट लॉ इज ए जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो ध्यान से, जनरल मॉडिफिकेशन, जनरल मतलब देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, 2 मिनट का टाइम इसमें देंगे अपन, B इज इक्वल टू, है ना, या डी भी लिख लो ज्यादा बढ़िया रहेगा, डी बी इज इक्वल टू क्या था, ये म्यू नॉट, ये क्या है, मटेरियल है, अपॉन 4 पाई, मटेरियल मतलब एयर है वाटर है उसके लिए म्यू नॉट, फिर आई मतलब करंट है, फिर डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना। ये ऐसा है, इसका क्या होता है, मैंने ये बताया था ज्योमेट्री, ये दुनिया की कोई भी ज्योमेट्री हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला था, इसको जनरल बनाया है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ इर्रेगुलर शेप है, ये देखो इस तरीके से, तो भैया इसका तो कोई फॉर्मूला सिखाया नहीं स्कूल में कि इसमें लगा लो हाफ पाई आर स्क्वायर लगा लो, ऐसा कुछ तो आता नहीं है इसके अंदर, तो इसको जनरली सॉल्व किया है, ठीक है। एक रूल और है छोटा सा, वो क्या बताता है, वो बोलता है कि अगर आपके पास में एक वायर है ऐसा, ठीक, इस वायर में से जो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है ना, उसका नाम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम होता है एच। अगर आप उस एच को क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो पूरा, है ना। अब इंटीग्रेशन करना है तो कोई वो भी चाहिए फॉर्मूला भी, मतलब कोई वो चीज चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा हो, तो इसमें इंटीग्रेशन होता है डीएल, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रेशन। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आई एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज मतलब जितना करंट उसमें है ना, इस वायर को मैं जूम करके बना रहा हूं, यहां देखो ध्यान से, देखो इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे यहां पे निकालना है, देखो इधर इतने एरिया में, यहां पर मैं निकालूंगा तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज करूंगा, ये वाला, ठीक है, तो क्या होगा, जितना करंट इस ब्लैक वाले पोर्शन के अंदर है केवल उतना मिलेगा, ऐसा में। और अगर मैं पूरे वायर के ऊपर जितनी मैग्नेटिक फील्ड है यहां तक, अगर ये मैं कैलकुलेट करता हूं, ये मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो क्या मिलेगा, टोटल करंट ऑफ द वायर मुझे मिल जाएगा, है ना। चलो बाबू बताओ क्या नाम है लॉ का, इसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। बात समझ में आई कि जितने एरिया में करंट फ्लो हो रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन कर लो तो क्या आएगी, करंट आएगी। आई बात समझ में, इसका नाम एम्पियर सर्किटल लॉ है। लेकिन इसमें एक ध्यान से देखो कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो केवल है क्या है, 2 डायमेंशन है, लाइन एक्स होगा वाई होगा, और कहां जाएगी लाइन, 3D तो होगी नहीं। इसको अगर मैं क्या कर दूं, इसको कर दूं डीएल की जगह डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यानी इसको क्या बना दिया भैया, 3D एंगल बना दिया। ये एक जनरल मॉडिफिकेशन हो गई इसके लिए। एच की जगह क्या लिख दो, म्यू नॉट, है ना,
इंटू बी, ये कुछ हो गया, ये वाली वैल्यू ये आ गया सेम। तो यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ एक स्पेशल केस के लिए काम करता है। कब? जब आपके पास में वायर हो, वायर में करंट हो, तब काम करता है एम्पियर सर्किटल लॉ। और अगर आपको किसी भी शेप का निकालना हो, किसी इर्रेगुलर या रेगुलर शेप का भी निकालना हो आसान तरीके से, तब हम क्या यूज करते हैं? बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ किसका जनरल मॉडिफिकेशन है? एम्पियर सर्किटल लॉ का। और अगर ये सब नहीं पता है ना, तो देखो ऑप्शन भी पढ़ ही लेते हैं। फैराडे लॉ क्या बोलता है भैया? E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, यही बोलता है ना, इंड्यूस ईएमएफ है। तो बायो सेवर्ट लॉ तो ऐसी कोई बात करता नहीं है। किरचॉफ का लॉ वो भी स्पेसिफिक नहीं है, वोल्टेज की करंट केवीएल केसीएल का तो होता नहीं है। लेंज लॉ ये लिखा है माइनस साइन के साथ लेंज लॉ, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। अगर नहीं भी आता है तो डी तो लगा ही दोगे, ठीक है। सही आंसर क्या हो गया? एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर लॉ और बायो सेवर्ट लॉ क्या है? एक ही बात करते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ का जो एरिया, मतलब जो उसका एरिया ऑफ वर्किंग है वो काफी कम है। बायो सेवर्ट लॉ एक जनरल फॉर्म में काफी बड़ी जगह पर काम करता है, इसलिए काफी फेमस भी है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ? एम्पियर सर्किटल लॉ। टेस्ला इज सेम एज, टेस्ला इज सेम एज क्या होता है? वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। ये भी क्या है? एसआई यूनिट है, सीजीएस नहीं है। क्या है? एसआई यूनिट है। सेम एज मतलब इक्वल टू है, इक्वल टू, इक्वल है ना। ये नहीं है कि ये कुछ सीजीएस है वो एसआई है। तो टेस्ला लिखो या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो, आंसर क्या आएगा उसका? सेम आएगा। क्या ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही है। डज इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, तो ये कुछ अजीब सा सवाल है ना, कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बनेगी या नहीं बनेगी? ऐसा तो नहीं कि कभी नहीं बनती है। तो ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं। नो, ओनली लार्ज करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अपन ने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा, उसमें कोई कंडीशन नहीं बताया है कि करंट इतना होगा तो ही काम करेगा या कम होगा तो ही काम करेगा, ज्यादा होगा तो ही काम करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बायो सेवर्ट लॉ में किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं बताई है। इसका मतलब आंसर क्या है? डी है। बोल रहा है यस, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी करंट देखो मिली एम्पियर हो, माइक्रो एम्पियर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। या करंट किलो एम्पियर हो, थाउजेंड ऑफ लैक्स ऑफ एम्पियर हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक फील्ड आएगी मतलब आएगी 100%। बात समझ में आया? करंट है यानी मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है कि बिना करंट के कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, कहीं नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली स्मॉल करंट एलिमेंट इवेल्युएटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट? है ना, तो लोग तो पहले डर गए होंगे भैया इसकी लैंग्वेज सुन के। कुछ नहीं है, क्या लिखा है? मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, यानी बी बोल रहा है वो। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एक और नाम है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट, वही डीएल जो लिया था डेरिवेशन में अभी थोड़ी देर पहले, ये जो लिया था अपन ने डायग्राम, उसमें लिया था डीएल, वही डीएल की बात कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि डीएल इंटू आई, छोटा ही है ना एलिमेंट, करंट एलिमेंट होना चाहिए, आई डीएल, इसमें से क्या निकालना है? बी की वैल्यू निकालना है। कहां पर निकालना है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर निकालना है। तो बायो सेवर्ट लॉ देखा था तुमने, उसमें क्या था? कौन सा रिलेशनशिप फॉलो करता है डिस्टेंस के साथ? 1/, क्या थी? आर की पावर 3, 4 कितनी थी? 2 थी। कौन सा रिलेशनशिप? इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। बात समझ में आया? अब वो क्या बोल रहा है कि अगर ये डिस्टेंस क्या है, ध्यान से पढ़ो, इनफाइनाइट लिखा है इसके अंदर। क्या लिखा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब r टेंड्स टू क्या हो गया? इनफाइनाइट। अगर इक्वल टू नहीं बोल रहा हूं, टेंड्स टू इंफिनिटी बोल रहा हूं, तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 0। तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या हो गया सही आंसर? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई भी चीज 0 ही आती है बेटा, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे बड़े भारी भरकम शब्द देके डरा मत करो इसके अंदर। इतना क्लियर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0 आएगा। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कौन होता है? बी होता है। इसकी यूनिट क्या निकाली थी अपन ने? बताओ। वेबर्स पर मीटर स्क्वायर दिया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। या इसका दूसरा नाम क्या है? टेस्ला।
तो ऑप्शन कहाँ है टेस्ला? बी। हेनरी इंडक्टेंस का होता है, कूलम चार्ज का होता है, वेबर फ्लक्स का होता है, ठीक है, वैसे भी क्लियरली पता है ये चीज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेस्ला। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? ठीक है, तो बी का एक और नाम पता चला, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, दूसरा नाम क्या पता चला? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये देखो, ये भी कौन है? बी ही है। सर बी और एच में कंफ्यूजन होता है ना? तो एच में क्या यूज होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी वर्ड यहां पर आता है, और यहां पर स्ट्रेंथ या डेंसिटी आता है। डेंस मतलब कितनी ज्यादा घना है वहां पर, वो ये मीनिंग है। इंटेंसिटी मतलब कितना तीव्र है, ये इसका हिंदी वर्ड है, याद रखना। इसको तीव्रता बोलते हैं इंटेंसिटी को, इसको घनत्व बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कंफ्यूजन हो तो इस चीज से ध्यान रखना। तो इसका भी भैया क्या ऑप्शन है? टेस्ला ही आएगा आंसर, क्योंकि बी का मतलब बी की ऐसा यूनिट तो टेस्ला ही होती है, ठीक है। ये 18 का क्वेश्चन है। इतने लेट भी देखो क्या हो रहा है कि वो सिर्फ यूनिट पूछा है इस बारे में, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। Which of the following is the correct value of magnetic permeability of free space? ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी किसकी बात कर रहा है भैया? म्यू नॉट की बात हो रही है। म्यू नॉट की क्या वैल्यू बताई थी अभी मैंने? ठीक है, एक तो के था, के की वैल्यू आई थी म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 आ रही है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सर ये अब कैसे पता चलेगा कि ऐसा ही है कि ये बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई सिस्टम का फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम से फर्क पड़ता है के की वैल्यू पे, ना कि म्यू नॉट की वैल्यू पे। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। और इस बारे में मैं और भी ज्यादा डिटेल में बात करूंगा कि परमिएबिलिटी आखिर होती क्या है, पर वो इस वीडियो के स्कोप से बाहर है बेटा, मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ 8 क्वेश्चन यहां से हमको 10 से 1 साल में देखने मिले हैं। इतना ये इसका इंपॉर्टेंस है। एक चीज और बेटा देखो, अगर कोई टॉपिक अपन कर रहे हैं और उसमें यही टाइम फ्रेम लेंगे अपन 10 साल के, लगभग 10 साल के क्वेश्चन का, और उस टॉपिक में 2 क्वेश्चन आए केवल, ठीक है, तो वो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन किसी टॉपिक में से 25 क्वेश्चन आ गए हैं कितने 10 साल में, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आप इससे एक जजमेंट लगा सकते हो कि कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। इस कारण से मैंने इसको इस फॉर्मेट में बनाया है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।